आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत है हमारे इस CIB मेड सिंपल चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने LC यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट के कुछ केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग यदि मेरे लेटर ऑफ क्रेडिट के लेसन को नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे ऊपर में लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक आएगा, ठीक है, उस पर आप क्लिक करें और सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उस लिंक पे क्लिक करके वो 2 लेसन हैं हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट के जो कि मैंने बनाया है उसे एक बार समझ लें, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो यदि क्लियर होगा तभी आप ये जो केस स्टडी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उस लेसन को पहले देखें ताकि इस लेसन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि जो भी केस स्टडी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको मैं पहले समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा UCPDC के बारे में। UCPDC क्या होता है? यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो इसका फुल फॉर्म है ये। तो दोस्तों अभी हम लोग एकदम शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं ताकि आगे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें आसानी हो हमें समझने में। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि UCPDC में लिखा हुआ ये है कि बैंक को डील करना है डॉक्यूमेंट से, गुड से नहीं डील करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। ये केस स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब ये आप लोग देखेंगे कैसे हेल्पफुल होता है। तो बैंक को किससे डील करना है? डॉक्यूमेंट से डील करना है, गुड से डील नहीं करना है। और बैंक को गुड्स का क्वालिटी नहीं चेक करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि शिपिंग डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर शिपिंग डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन द पार्टिकुलर ऑफ द कमोडिटी। चलिए, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बैंक को किससे डील करना है। बैंक को जो है डॉक्यूमेंट से डील करना है, गुड के क्वालिटी से डील नहीं करना। चलिए, उसके बाद अब क्या है, एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपको पता ही होगा कि बिल का जो अमाउंट है वो LC अमाउंट से 10% का टॉलरेंस लिमिट होता है उसमें, और क्वांटिटी में कितना का टॉलरेंस लिमिट होता है? 5% का। अच्छा, और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी LC का एक्सपायरी किसी हॉलीडे के दिन फॉल करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डॉक्यूमेंट को हम लोग उसके पहले दिन भी सबमिट कर सकते हैं। तो बस इन 3 पॉइंट का आप लोग ध्यान रखिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन वाले सेगमेंट में आते हैं। देखिए दोस्तों, देख के लगेगा ये क्वेश्चन कितना लंबा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे कैसे आसान है। बस एक बार इसको पढ़ते हैं हम लोग, आसानी से समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ABC बैंक है कोई, ठीक है, जो कि दिल्ली में उसका सेंटर है। उसने एक LC को ओपन किया, किसके बिहाफ में? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग INC के बिहाफ में। ये कोई कंपनी है जिसके बिहाफ में एक LC इशू हुआ, ठीक है। और कितना गुड, मान ली उसको कॉटन का शर्ट जो है 20,000 पीस जो है उसको इंपोर्ट करना है, मतलब मंगाना है अपने देश में। चलिए, और उसका जो स्पेसिफिकेशन डिटेल था वो परफॉर्मा इनवॉइस में दिया हुआ था। तो अब देखिए बेनिफिशियरी कौन था, ठीक है दोस्तों। तो बेनिफिशियरी था, ठीक है, जिससे जो बेनिफिशियरी था वो था MS टिंकिंग ऑफ जापान, ठीक है। उस LC का बेनिफिशियरी कौन था? MS टिंकिंग ऑफ जापान, यानी कि एक्सपोर्टर था। और कंफर्मिंग बैंक कौन था? सिटी बैंक न्यूयॉर्क। चलिए, ये सब डाटा हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखिए क्या हुआ। अब ऐसा हुआ कि 10 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, एक्सपोर्टर ने जो है सबमिट किया क्या डॉक्यूमेंट, किसको? कंफर्मिंग बैंक को, नेगोशिएशन के लिए। दोस्तों ये जो प्रोसेस है मैं इसे अच्छे से समझा चुका हूँ अपने लेटर ऑफ क्रेडिट वाले लेसन में। तो यदि आपको ये सब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो मेरे उस लेसन को जरूर आप एक बार देखें, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उतना लेंथी, वो पूरा का पूरा एक 15 मिनट का चैप्टर है, उसे मैं अभी यहाँ नहीं समझा सकता। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे समझें कि जो एक्सपोर्टर है उसने क्या किया कि डॉक्यूमेंट को कंफर्मिंग बैंक को सबमिट किया, ठीक है, नेगोशिएशन के लिए। अब क्या हुआ, जो कंफर्मिंग बैंक था वो जब डॉक्यूमेंट रिसीव किया तो उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट किया और डॉक्यूमेंट को भेज दिया ABC बैंक के लिए। कब? 17 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। क्यों 17 अक्टूबर 2018 को भेजा? क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर जो था वो जो था आपका सैटरडे और संडे था, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये बातें हमें दी गई हैं कि 15 और 16 अक्टूबर जो था वो क्या था? सैटरडे और संडे। और हम जब अभी तुरंत देखें एक पॉइंट में कि यदि हॉलीडे रहेगा तो उसके नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे में उस डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाएगा। अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए क्रक्स अब यहाँ से आता है, मेन की पॉइंट यहाँ पे है। ABC बैंक ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को लेने से रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया उसने? रिफ्यूज कर दिया। क्यों? किस बेसिस पे रिफ्यूज किया? उसने कहा कि जो गुड का क्वालिटी है वो एज पर परफॉर्मेंस इनवॉइस नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे की पॉइंट है कि जो देखिए ये सब जो दिया हुआ ये सब स्क्रैप है, ये सब फालतू चीज़ है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो रिलेवेंट है इन्फॉर्मेशन वो ये है कि ABC बैंक ने उस डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि जो गुड्स का क्वालिटी है वो एज पर परफॉर्मेंस इनवॉइस नहीं है। चलिए,
अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए रियल क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि वेदर एबीसी बैंक वाज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द डॉक्यूमेंट ऑन द प्ली दैट द क्वालिटी ऑफ गुड आर नॉट एज पर फॉर्मल एडवाइस। तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या एबीसी बैंक जो है वो जस्टिफाइड थी, वो सच है, मतलब उसका जस्टिफिकेशन सही है कि वो उसने डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया इस बेसिस पे कि गुड्स का क्वालिटी जो है वो सही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। इसी तरह का केस स्टडी पूछा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कि एबीसी बैंक वाज जस्टिफाइड एज द क्वालिटी वाज नॉट गुड। चलिए ऑप्शन बी कह रहा है द स्टैंड टेकन। पहले अब ये बताइए ऑप्शन ए आपको क्या लगता है, सही है या गलत है। तो दोस्तों एबीसी बैंक का जो कथन है कि उसने जो रिफ्यूजल दिया है, अभी हमने क्या देखा है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए कि बैंक को डील करना है डॉक्यूमेंट से, क्वालिटी ऑफ गुड से नहीं डील करना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो एबीसी बैंक किससे डील कर रहा है, क्वालिटी से डील कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट से तो डील नहीं कर रहा है। तो इसका ये कहना बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए ऑप्शन बी पे आते हैं हम लोग। ऑप्शन बी कह रहा है कि द स्टैंड टेकन बाय एबीसी बैंक वाज नॉट करेक्ट एज आर्टिकल 4 ऑफ यूसीपीडीसी 600 स्टेट्स दैट an LC by its nature is separate from the sale and other to content। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही सही कथन है कि एबीसी बैंक का जो स्टैंड लिया गया है एज पर आर्टिकल 4 ऑफ यूसीपीडीसी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी क्या कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी कर रहा है कि आर्टिकल 5 है यूसीपीडीसी का जो कहता है कि बैंक जो है डॉक्यूमेंट में डील करता है और गुड्स में डील नहीं करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एबीसी बैंक जो था वो जस्टिफाइड था रिफ्यूजिंग द डिम्बर। तो ये तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 5 यूसीपीडीसी का यही कहता है कि बैंक को किससे डील करना है, डॉक्यूमेंट से डील करना है, गुड से डील नहीं करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। डी में क्या कह रहा है दोस्तों, डी में कह रहा है कि एलसी इज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट, बैंक शुड डिस्करेज एनी अटेम्प्ट टू इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एलसी। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी सी में एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द, ये यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे एक गलत पॉइंट है, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको। यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं है ये दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है ना दोस्तों, यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 5 कहता है कि बैंक डॉक्यूमेंट में डील करेगा, गुड्स में नहीं डील करेगा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस बेसिस पे एबीसी बैंक को रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए था, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो कथन है सी नंबर वो गलत है, आप समझ सकते हैं। मैं अभी गलत बता दिया आप लोगों को, एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे कि पहला जो स्टेटमेंट है इसका वो तो सही है, लेकिन एबीसी बैंक को इस बेसिस पे उसे एक्सेप्ट करना था, ना कि रिफ्यूज करना था। चलिए तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। मैं फिर से कर रहा हूँ, ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी जो कह रहा है कि एलसी एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, बैंक इज नॉट कंसर्न विद अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, तो एलसी जो है एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल सही कथन है। और हमारा ऑप्शन ई कर रहा है बोथ बी एंड डी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट था ही था। ठीक है, जहाँ भी लिखा रहे कि एबीसी बैंक का जस्टिफाइड है वो बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हैं ए गलत हुआ, उसी तरह हमारा सी भी गलत हुआ, तो हमारा बी और डी क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बोथ बी एंड डी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला। इस क्वेश्चन से आपको 2-3 बातें सीखने को मिली। पहली बात है ये कि बैंक को डील करना है किससे, डॉक्यूमेंट में, क्वालिटी ऑफ गुड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि एलसी जो है एक तरह का सेपरेट ट्रांजेक्शन है, मतलब बायर सेलर में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको बैंक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रांसफरेबल एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ पार्ट और फुल, बट हाँ ट्रांसफरेबल एलसी को जो है हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक आधा पार्ट में या फुल पार्ट में, लेकिन उस पर कंडीशन क्या है वो देखते हैं। केवल पहली बार, केवल 2 बार, 3 बार से ज़्यादा नहीं, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो दोस्तों जो ट्रांसफरेबल एलसी के बारे में नहीं जानते, मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि मेरे उस लेसन को देखें, मैंने डिटेल में समझाया है सभी तरह के एलसी को। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफरेबल एलसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है पार्ट या फुल में, लेकिन केवल एक टाइम, ओनली वंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली वंस। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है दोस्तों, रिस्ट्रिक्टेड एलसी के बारे में बताया गया है। रिस्ट्रिक्टेड एलसी क्या होता है, तो दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड एलसी इज वन इन विच ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ एलसी इज रिस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन बी वैलिडिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन सी ट्रांसफरेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन डी नेगोशिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक बैंक। तो रिस्ट्रिक्टेड एलसी का डेफिनेशन ये है दोस्तों कि एक ऐसा एलसी है जिसमें नेगोशिएशन जो है वो रिस्ट्रिक्शन होता है,
रिस्ट्रिक्शन किस पे होता है दोस्तों? नेगोशिएशन पे रिस्ट्रिक्शन होता है, एक पार्टिकुलर बैंक से नेगोशिएशन पे रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम कहा गया रिस्ट्रिक्टेड एलसी। चलिए, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि मान लीजिए किसी एलसी में मेंशन किया गया है कि शिपमेंट जो है वो मंथ के बिगिनिंग में होना है, तो आप बताइए शिपमेंट कब होगा? पहला और 10वां दिन के बीच में, पहला और 15वां दिन के बीच में, पहला और 7वां दिन के बीच में, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका फैक्ट का आप लोग आंसर याद रखेंगे। इसका मतलब हुआ यदि कहा गया एलसी कि शिपमेंट जो है बिगनिंग ऑफ मंथ करना है, तो आप समझेंगे कि ये पहला और 10वां दिन के बीच में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन 1st and 10th ऑफ द मंथ। चलिए, अब हम लोग एक और केस स्टडी को डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, बस आपको एकदम पॉइंट वाइज समझना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ बस उसी तरह समझना है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, इस केस स्टडी में क्या कहा गया है कि एबीसी बैंक है हमारा एक, वो उसने एलसी इशू किया किसके फेवर में? नवीन कोऑपरेटिव लिमिटेड के फेवर में, ठीक है। और उसको कवर करना था 15,000 कार्टून का शिपमेंट, इसमें से 20,000 पीस होगा स्वेटर का, मतलब 15,000 कार्टून में 25,000 पीस है स्वेटर का, ठीक। कहाँ से? चेन्नई पोर्ट से दुबई पोर्ट में, मतलब चेन्नई से उसको माल को उठाना है और दुबई पहुंचाना है। एलसी ने क्या मेंशन किया कि पार्शियल शिपमेंट इज नॉट अलाउड। ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एलसी में मेंशन किया गया है कि पार्शियल शिपमेंट अलाउ नहीं है। तो जो बेनिफिशियरी है उसने क्या किया कि 10,000 कार्टून जो है शिपमेंट कंपनी को दिया 10 नवंबर 2017 को, और कुल मिलाकर कितना कार्टून देना था उसे? 15,000 कार्टून देना था, और 10,000 दिया 10 तारीख को और 5,000 दिया 14 तारीख को, ऐसे समझिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि जो शिपिंग कंपनी है उसने क्या किया? बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है मैंने समझाया है अपने उस लेसन में, एक बार जाकर जरूर देखें। द शिपिंग कंपनी इशूड बिल ऑफ लैडिंग फॉर द फर्स्ट 10,000 कार्टून ऑन 12 नवंबर 2017, और दूसरा बिल ऑफ लैडिंग जिसमें 5,000 कार्टून था उसने 16 तारीख को शिफ्ट कर दिया, और दोनों का दोनों कॉन्साइनमेंट जो है उसको शिफ्ट किया गया एक वैसल के थ्रू, जो कि चेन्नई पोर्ट को लीव करेगी कब? 19 तारीख को, ठीक है दोस्तों, 19 नवंबर 2017 को लीव करेगी चेन्नई पोर्ट से। तो टोटल गुड्स जो था उस एलसी के अंदर वो कितना था? 15,000 था, ठीक है। उसको सिंगल वैसल में शिफ्ट करना है, उसको एक सिंगल वैसल में शिफ्ट करना है, लेकिन 2 बिल ऑफ लैडिंग से, ठीक है। उसको सिंगल वैसल में शिफ्ट करना है लेकिन 2 बिल ऑफ लैडिंग से, ऐसे समझिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्या कर रहा है कि द एलसी इशूइंग बैंक ऑन रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब देखिए, अब उसने शिफ्ट कर दिया। अब जिस बैंक ने एलसी इशू किया था, जब उसे डॉक्यूमेंट मिला, ठीक है, तो उसने क्या किया? डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों रिजेक्ट किया? उसने ये बोला कि जो शिपमेंट है वो एक बिल ऑफ लैडिंग के अंदर होना था, और यहाँ इन्होंने क्या किया है दोस्तों? इन्होंने 2 बिल ऑफ लैडिंग के अंदर शिपमेंट किया है, ठीक है। और उन्होंने इस बेसिस पे रिजेक्ट किया कि इसके अंदर जो है पार्शियल शिपमेंट आ रहा है, और जो कि परमिशन नहीं है एलसी के अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ था ऊपर में कि पार्शियल शिपमेंट इज नॉट परमिटेड। तो ये था हमारा पूरा कहानी। अब देखते हैं इस कहानी पे बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। The issuing bank informs the negotiating bank that the goods are held at their disposal and further instructions are awaited. अब देखिए क्वेश्चन आते हैं, whether the LC issuing bank is justified। क्या जो LC issuing bank है उसका justified है, वो सही कह रहा है कि denying the document as per UCPDC। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। A, two bill of lading means shipment in two part, so the LC issuing bank absolutely justified in denying the document as part shipment is restricted in LC। ऑप्शन B, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है हमसे कि ऑप्शन ए में कहा गया है कि 2 बिल ऑफ लैडिंग जो है 2 पार्ट मीन्स शिपमेंट इन 2 पार्ट, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है एज पर आर्टिकल 31 ऑफ यूसीपीडीसी प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कवरिंग शिपमेंट ऑफ गुड ऑन द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हैज द सेम जर्नी विल नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट शिपमेंट। हाँ, ये पॉइंट है, ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये जो पूरा आर्टिकल 31 है, देखिए इस क्वेश्चन से आपको सीखने को ये मिलेगा कि एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जैसे इस केस में है, ठीक है, एक में 10,000 है, एक में 5,000 कार्टून है, ठीक है, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? सेम है, ठीक है, और इसका सेम जर्नी है चेन्नई से दुबई, तो उसको पार्सल शिपमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जबकि वो डिफरेंट शिपमेंट डेट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है द रिजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द एलसी ओपनिंग ऑफ बैंक इज नॉट करेक्ट। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बता रहा हूँ आपको कि ये जो रिजेक्शन है हमारा इशूइंग बैंक का कि ये जो पार्सल शिपमेंट का केस है इसलिए मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31 यूसीपीडीसी का कहता है
कि बैंक को ऑनर करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को, बैंक मस्ट पे और ऑनर द डॉक्यूमेंट। दिस इज नॉट द केस ऑफ पार्सल शिपमेंट। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। और ऑप्शन डी पे आते हैं हम लोग, द इशूइंग बैंक मस्ट ऑनर द फर्स्ट बिल एंड द सेकंड वन इज टू बी डिसऑनर्ड। ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि पहले को आप ऑनर करेंगे बिल ऑफ लेडिंग को और दूसरे को डिसऑनर करेंगे। तो और ऑप्शन ई है हमारा बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि बी और सी दोनों का दोनों करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अपने लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी एक तरह का केस स्टडी है, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस केस स्टडी को हम लोग अगले लेसन में कवर करेंगे। तो क्योंकि ये लेसन काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, तो फ्रेंड्स आप बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये लेसन, क्या क्या चीज़ आपको सीखने को मिला इस एलसी वाले चैप्टर में। यदि आपको कुछ परेशानी हो रही है समझने में, तो मैं फिर से कहूँगा इसके थ्योरी पार्ट को एक बार देखें और फिर से इस लेसन को एक बार कवर करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। और कुछ लोगों को मैं जोड़ना चाहूँगा अपने फेसबुक ग्रुप से, जहाँ पे मैं पीरियडिकली अपडेट देता रहता हूँ अपने इस लेसन के बारे में या कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करता रहता हूँ, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक। धन्यवाद।